नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी एक वीडियो लीक में फंस गई है। जगह है भागलपुर का सर्किट हाउस, और जहां पर बीजेपी के नेता आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि इस बार उनको कौन सी रणनीति से आरजेडी का मुकाबला करना है और किस तरह आरजेडी को नीचे गिराना है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति में जो वीडियो लीक हुआ उसमें अब बीजेपी ही फंस गई है, और आरजेडी को नीचे गिराने के उसके जो दावे हैं या जो उसकी कोशिशें हैं वो पहली ही बार में नाकाम होती दिख रही है। और भागलपुर से ये जो वीडियो लीक हुआ है उसमें अब बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस वीडियो में खुद बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से उनको नुकसान हो रहा है, और तेजस्वी यादव का ये जो डर है उसको लेकर अब बीजेपी जिस तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर बिहार में अब खूब चर्चा है। और चर्चा इस बात की भी है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि गिरिराज सिंह वो ऐसे हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं गिरिराज सिंह खुद को कितना फायर ब्रांड नेता जैसा स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं। वो बार बार, चाहे वो राहुल गांधी पर कोई बयान देना हो, चाहे लालू प्रसाद पर, चाहे तेजस्वी यादव पर, वो इतने तल्ख बयान देते हैं कि बिल्कुल वो जैसे कि उनसे ज्यादा तेज तर्रार नेता कोई नहीं। और अभी आप इस वीडियो में एक बार फिर से हम देख लेते हैं, वहां पर दिख जाएगा कि गिरिराज सिंह किस तरह से ऐसे हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं गले में ऑरेंज पटका पहने, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी पर नहीं बोलना है, और यहाँ पर वो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हाँ अब हम नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर रणनीति ये भी बनाई जा रही है कि अब हमको तेजस्वी नहीं लेकिन लालू पर बोलने से हमको फायदा होता है। यानी लालू यादव पर भी बीजेपी बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हमले करती है, ये बात भी दिख गई। और मजे की बात यह है कि कल भागलपुर में मोदी थे और वहां भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें कम की, जेडीयू के शासन की बातें कम की, लेकिन ज्यादा चर्चा किसकी की? जंगल राज की। और उस जंगल राज की यानी जिस पर हमेशा लालू प्रसाद को घेरने की कोशिश करती है बीजेपी, कि जब लालू जी का राज था या जब राबड़ी देवी का शासन था तब किस तरीके से जंगल राज, उसको वो जंगल राज की उपमा देती है कि उस समय कानून व्यवस्था जो बिल्कुल चौपट थी उसको जंगल राज कहती है बीजेपी। लेकिन लालू प्रसाद हो चाहे राबड़ी देवी हो, 2005 से तो नीतीश कुमार ही लगातार सत्ता में है। ये उनका 20वां साल चल रहा है, और ऐसे में किस जंगल राज की बात कर रहे हैं मोदी, ये समझ में नहीं आया। हालांकि कल मोदी ने मंच पर यहाँ पर पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि नीतीश कुमार उनके बहुत लाडले हैं। जी हाँ, लाडला शब्द ये इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एकदम उनके सगे बन जाए। कम से कम बिहार चुनाव होने तक उनके मन में कोई नाराजगी ना आए, कोई ये मन में बात ना आए कि चलो एक बार फिर पलटी मार लेते हैं। तो यहाँ पर मोदी जो है नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश में लगातार दिखाई दिए। मंच से तो लाडला सीएम बोला ही, उसके अलावा जो रोड शो किया उसमें भी अपने साथ खुली जीप में नीतीश कुमार बस को रखा। दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी, दोनों को उन्होंने अपने साथ खुली जीप का उसमें आने नहीं दिया, उनको दूर रखा, क्योंकि ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही थे जो हमेशा नीतीश कुमार पर कड़े प्रहार करते थे जब वो विपक्ष में थे। तो अब सरकार उनकी है, बीजेपी चाहती है कि फिर से वो सत्ता में आए। उसको लग रहा है कि इस बार वो अटल जी का सपना पूरा करेगी। लेकिन यहाँ एक तो दिख गया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जो डर लग रहा है, इसको लेकर आरजेडी ने भी तंज कसा है कि भाई ये देख लो, इनका यही चाल चरित्र है और यही इनका एजेंडा है और ये हमसे कितना डरते हैं। ये बात अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं। उधर निशांत कुमार ने आज एक बार फिर ये बोला कि मेरे पिताजी को सीएम बनाइए। एनडीए से भी मांग कर दी कि मेरे पिताजी को ही सीएम बनाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, एक महीने में तीसरी बार, एक हफ्ते में दूसरी बार निशांत कुमार ने ये बात कही है। यानी निशांत कुमार भी अब पूरी तरह से, अभी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन वो पेविलियन में बैठकर जो जिस तरीके की फील्डिंग कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार के लिए, उसमें अब बीजेपी क्या करेगी ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी खेल करने की माहिर पार्टी है, लेकिन जैसे उसका खेला पंजाब बंगाल में नहीं चला, वैसे ही अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी बीजेपी मात खाएगी। और ये जो एक वीडियो लीक सामने आया है उसमें तो बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। तो क्या है ये वीडियो, इसको भी हम देख लेते हैं और इसके साथ साथ आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में।
अमरिंदु जी, ये जो अभी हम वीडियो देख रहे थे, एक बार इस वीडियो को फिर से थोड़ा देख लेते हैं, अपने दर्शकों को पूरा दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ये वीडियो लीक, क्योंकि ये बात हो रही है भागलपुर सर्किट हाउस में जैसा बताया जा रहा है। अब बात यह है कि अगर सर्किट हाउस में ये वीडियो बनाया किसने, क्या बीजेपी के भीतर ही कोई विभीषण यहाँ पैदा हुआ है, या जेडीयू के ही लोगों ने, किसी ने ये खेल कर दिया कि ऐसे बीजेपी को फंसा दें ताकि नीतीश कुमार को वहां जाने में आसानी हो जाए। क्या है ये वीडियो लीक, आखिर हुआ कैसे? क्योंकि जहां बीजेपी के ही लोग बैठे हैं वहां पर किसने ये आखिर गद्दारी की, ये देखने वाली बात है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लालू यादव को बोलना हम बदला देखा हम लोग तो लालू जी को ही बोला हमको गलत तो नहीं करना बदला गलत नहीं लालू यादव को बोलना हम बदला देखा हम लोग तो लालू जी को ही बोला हमको गलत तो नहीं करना बदला गलत। तो अमरिंदु जी, इसमें वीडियो में बहुत स्पष्ट आवाज नहीं है, जिसने भी बनाया है ऐसा लग रहा है कि वो चोरी छिपे ही बनाया हुआ है, और उसमें सम्राट चौधरी लेकिन ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का हाथ भी जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव पर बोलने से नुकसान है, लालू यादव पर बोल सकते हैं। ये बातें इस तरह की हो रही हैं, और इसको लेकर आरजेडी ने भी ट्वीट किया, आरजेडी की प्रवक्ता ने, और भी दूसरे लोग सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो के मजे भी ले रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव से आखिर इतना डर है। तो दोनों सवालों पर आपके जवाब चाहती हूँ। एक तो इस वीडियो लीक के पीछे क्या आपको कोई साजिश नजर आ रही है बीजेपी या जेडीयू की तरफ से ही, और दूसरा सवाल ये कि जिस डर में अगर ये बीजेपी के नेता इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या आरजेडी को यहाँ चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है? देखिए संमित्रा जी, एक तो ये जो वीडियो जारी हुआ है, आप देख सकती हैं कि इसमें कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, ये जो लाल सदरी पहने हुए हैं बीच में, उनके हाथ में मोबाइल है, ये पीछे से एक सज्जन और जो है वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपस के लोगों ने ही किसी ने बनाकर इसको वायरल किया। अब ये बीजेपी को अंदर करना चाहिए कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनमें से किसने ये वीडियो बनाया और किसने ये वायरल किया, क्योंकि ये गिनती के 20-22 लोग हैं जो अंदर हैं। और ये देखिए, नीली शर्ट पहने लड़का जो बाकायदा बना रहा है। तो ये इतनी बड़ी चूक जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कैसे हुई कि किसी व्यक्ति ने आपका वीडियो बनाया, आप अंदर थे और वो वीडियो बनकर बाहर भी आ गया और वायरल भी हो गया, और आप एक तरीके से कहा जाए कि रणनीति की आप चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्या रणनीति अपनानी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही रणनीति बनती है शर्मिष्ठा जी, तो निश्चित तौर पर बिहार में जो है वो एक तरीके से कहा जाए चाणक्य फेल हो गए हैं, फिर ये समझा जा सकता है। तो गुजरात के जो चाणक्य आए हैं वो बिहार के नेताओं को राजनीति नहीं सिखा सकते, ये साफ तौर पे फिर समझा जा सकता है, जो कि हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि बिहार के राजनीतिज्ञों को राजनीति सिखाना गुजरात के चाणक्यों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ एक तरीके से गुजरात के चाणक्य जो फेल होते हुए नजर आए, चूँकि ये वीडियो अगर आपके ही लोगों ने बनाकर वायरल किया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ कोई चोर छिपे बना रहा है। दो लोगों के हाथ में मोबाइल है, दोनों बनाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर समित्रा जी। तो इन दो लोगों से बातचीत की जा सकती है भाई किसने वायरल किया, या और कोई बना रहा था उससे बातचीत की जा सकती है किसने वायरल किया। और जो भी लोग अंदर बैठे हैं वो पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हैं, तो यानी पार्टी के अंदर ही, मतलब बीजेपी के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब कर रहा। अब ये बीजेपी में जो व्यक्ति है ये नीतीश कुमार का है कि तेजस्वी यादव का है, ये देखना भारतीय जनता पार्टी का काम रह जाएगा कि कौन है बीजेपी में जो है अंदर खाने की चीज़ें बाहर पहुंचा रहा है, इस तरीके से वायरल भी कर दे रहा है। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा समित्रा जी कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये तेजस्वी यादव के लिए बूस्ट है। मतलब तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि तेजस्वी पर हमला करने से नुकसान होगा, और इसका मतलब कि तेजस्वी ने बढ़त बनाई हुई है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है। तो क्या समित्रा जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लाडला मुख्यमंत्री कहा नीतीश कुमार को, तो क्या ये इस रणनीति का दबाव भी दिखाई पड़ता है कि ये समझ में आ गया है कि तेजस्वी बढ़त बना चुके हैं, तो अब अगर हार का ठीकरा फोड़ना भी है तो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ा जाए? ये भी एक तरीके से हो सकता है। लेकिन दूसरा जो है कि आरजेडी को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या है, ये तो साफ तौर पे समित्रा जी समझ में आ रहा है कि आरजेडी को फ़ायदा होगा नहीं बल्कि फ़ायदा हो चुका है, और इसको आरजेडी के लोग खूब वायरल भी कर रहे हैं और आम लोग भी इसको वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला करने से बच रही है। चूँकि जो एक बहुत बड़ी बात समित्रा जी वो ये है कि वहाँ जो 5.5 लाख के आसपास नौकरियाँ दी गई हैं,
केवल शिक्षा विभाग में ही और अन्य विभागों में ही दी गई। यानी जो तेजस्वी ने वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उन 10 लाख में आधी से ज़्यादा दी जा चुकी हैं और कुछ 2 या 3 विभागों में ही दी जा चुकी हैं, और 17 महीने के अल्प शासन काल में, जबकि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं थे। जबकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो तो कह चुके थे कि कोई भी कुछ घोषणा कर देता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो जिन्होंने कहा था पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने तेजस्वी के दबाव में नौकरियां दी। ये बात बिहार के युवाओं को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि तेजस्वी माने नौकरी। ये नारा भी है समिता जी, जो चलता है बिहार में कि तेजस्वी माने नौकरी, यानी तेजस्वी माने नौकरी जो है ये वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव की एक राजनीति जो है वो लालू जी से थोड़ा सा अलग हटकर है जिस तरीके से, और वो बाहुबलियों को जिस तरीके से साथ नहीं लेने की वो सब चीज़ें हैं वो तेजस्वी में दिखाई पड़ती हैं। यानी तेजस्वी की राजनीति जो है वो शुचिता की राजनीति कही जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान दिखाई पड़ती है। तेजस्वी के ऊपर उस तरीके के आरोप नहीं लगाए जा सकते जिस तरीके के आरोप नीतीश कुमार पर या लालू प्रसाद यादव पर बाहुबलियों की राजनीति को लेकर लगाए जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैकफुट पर एक तरीके से नजर आती है। तो एक ये कहा जा सकता है समिता जी कि इस वीडियो के आने के बाद जो तेजस्वी की बढ़त थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ा दिया है, तेजस्वी की बढ़त को, और एक तरीके से ये कहा जाए कि अब हार का ठीकरा जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़े जाने की तैयारियाँ शायद की जा रही हैं। अगर जो आरोप लगते रहते हैं विपक्षी तब से कि चुनाव आयोग के साथ कोई सांठगांठ नहीं है, अगर तो और अगर कोई सांठगांठ है तब तो वो कोई कुछ कहता रहा, किसी की कोई पड़ा तो फिर तो बीजेपी सरकार बनाएगी अगर चुनाव आयोग के साथ कोई सांठगांठ है। तो ये विपक्ष के आरोप हैं, हम इसको अभी जो है वो अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाए समिता जी। जी बिल्कुल। और अगर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ, यानी जैसा आप कह रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के हारने के बहुत चांसेस अभी से बनने लगे हैं। और कल जिस तरह मोदी पहुंचे भागलपुर और उन्होंने वहां जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जो बातें कही, तो उन्होंने जंगल राज की बातें कही। उन्होंने ये कहा कि बार बार की जंगल राज जो है वो उसमें वो सनातन का अपमान करता है। मतलब उनका इशारा लालू प्रसाद पर था, तेजस्वी यादव पर था और बाकी विपक्ष पर था। और जंगल राज की बात अभी भी करना, इसका मतलब ये है कि आरजेडी के शासन का डर जो है शायद इन लोगों में अभी भी बना है। और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, उन्होंने ये कहा भी है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों लालू फोबिया का शिकार हो गए। उनको कुछ भी बात करनी हो वो बात करते हैं, मतलब उनकी डबल इंजन की सरकार है उनके हिसाब से, और 11 सालों से वो लगातार सत्ता में, केंद्र में है, यहाँ पर भी नीतीश कुमार ही है सत्ता में, फिर उनको बात बात पे वो लालू का जिक्र क्यों करते हैं, ये बड़ा वाजिब सवाल उन्होंने उठाया। और उन्होंने ये कहा कि इनको लालू फोबिया है असल में। अब ये जो लालू फोबिया है, ये बात जो है इस वीडियो से और पुष्ट हो जाती है कि लालू नहीं तेजस्वी फोबिया नजर आ रहा है, कि जिस तरीके से वो कि भाई तेजस्वी को लेकर नहीं बोलना है, नहीं तो नुकसान होता है। इसका मतलब तेजस्वी यादव जो जमीन पर उतरकर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो यात्रा पर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत यात्राएं की, हालांकि उस समय उनको उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो है कांग्रेस भी बहुत तैयार है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति अलग बन रही है, वाम दल बिल्कुल लगे हुए हैं, और इधर आरजेडी की अपनी जो तैयारियां हैं वो काफी मजबूत हो रही हैं। आरजेडी ने कल जब मोदी पहुंचे तो उनके ऊपर काफी तंज कसा, और तेजस्वी यादव ने तो 15 सवालों का बाकायदा एक वो ट्वीट ही किया था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी। इस वर्ष उन्हें गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता, ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, ये सब कथित विशेष पैकेज इत्यादि सबकी जुबानी याद आ जाएगी। ये एकदम मोदी जो हर बात पर किसी न किसी तरह अपना रिश्ता निकाल लेते हैं। और कल जब वो पहुंचे थे भागलपुर तो उन्होंने जिस तरीके से वहां लोगों का अभिवादन किया वो चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के लिए जो लाडले मुख्यमंत्री बोला है उसको भी एक बार सुनते हैं, क्योंकि आखिर लाडला मुख्यमंत्री बोलना मजबूरी क्या थी मोदी की। और दूसरी बात, जब इतनी बातें बोल दी आपने तो आप ये क्यों नहीं बोल पाए कि हम इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं को आपको फिर से जिताना है। ऐसा मोदी ने एक भी अपील नहीं की। इसका मतलब है कि अभी बीजेपी कोई चाल चल रही है, और जेडीयू जो है इसीलिए अभी भी वो खुश नहीं हुई कि भले आपने नीतीश कुमार को लाडला बोल दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सीएम की कुर्सी उन्हीं की रहेगी। इस बारे में जेडीयू भी थोड़ी नाराज दिख रही है।
पर एक बार हम सुनते हैं कि मोदी ने क्या कहा, फिर निशांत कुमार ने क्या कहा, उनका भी बयान सुन लेते हैं। पहले मोदी को सुनते हैं। भगवान वासु पूज्य के पंच कल्याणक भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर जिस तरह हमारे लाडले मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं और जो स्थानीय बोली में उन्होंने जिस तरह से अभिवादन किया लोगों का, मतलब वो अपना रिश्ता बताने की कोशिश तो करते हैं, हालांकि टीपी लगा रहता है उनकी मदद के लिए। लाडला मुख्यमंत्री ये भी टीपी में ही लिखा आया होगा कि आपको बोलना है उसको देखकर। लेकिन वो मोदी ने इतना लंबा जो भाषण दिया, जंगल राज को कोसा, तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फिर से मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बनेंगे। और इस पर अब निशांत कुमार का जो आज का बयान है, क्योंकि एक महीने में तीसरी बार, एक हफ्ते में दूसरी बार निशांत कुमार ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को सीएम होना चाहिए। और आज संयोग ये है कि उनकी माँ की आज जयंती भी है, मंजू कुमारी की, तो उस पर भी उन्होंने अपनी माँ को भी याद किया कि वो आज हमारे बीच नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बेटा माँ को याद कर रहा है, इसका भी उन्होंने अपने जो भावुकता है वो पत्रकारों के साथ साझा की। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा काफी दिलचस्प है, एक बार उसको सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे हाँ, और अच्छा, उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो जनता चाहेगी तो आ जाएंगे। अब जनता की बात बोलने लगे हैं निशांत कुमार, अभी तक नहीं बोलते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने कही कि एनडीए को भी अब घोषित कर देना चाहिए, एक ये बड़ी मांग कर दी। और लाडला मुख्यमंत्री बोलने पर भी कि हाँ अच्छी बात है, अब मतलब साथ में काम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला तो ठीक है। लेकिन इस बात से जेडीयू कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि आपने लाडला बोला तो अब हम इसी बात पे रह जाएंगे। मतलब बहलाने की जो कोशिश है मोदी की, वो यहाँ पर क्या नाकाम नजर आ रही है। और जेडीयू अभी भी ये चाह रही है कि आप घोषणा करो। आज निशांत कुमार का ये बयान क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समित्रा जी, लाडला मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे थे, तो अब जो कहा है मोदी जी ने लाडला मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब संकेत दे दिया है कि आपको हम शिंदे बनाएंगे। पहले तो जेडीयू में एकनाथ शिंदे पैदा करने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जब वो जेडीयू में एकनाथ शिंदे नहीं पैदा कर पाए कोई, तो अब नीतीश कुमार को ही शिंदे बनाने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। ये साफ संकेत एक तरीके से मिल गया है। इसीलिए जो निशांत कुमार है वो देखिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने इस पर कोई खुशी जाहिर नहीं की कि लाडला मुख्यमंत्री का क्या कहा उन्होंने कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इस लाइन को बहुत कोटेड करके और बोल्ड करके पढ़ा जाना चाहिए कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही।
ये कहना है निशांत कुमार का, यानी कि मोदी जी की जो चाल है उसको जेडीयू अच्छे तरीके से समझ रहा है कि ये जो है वो एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है नीतीश कुमार को, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। दूसरी बात सर मित्रा जी ये है कि जो उन्होंने दो चीज़ बातें कही, एक तो ये कहा कि एनडीए को जो है नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, यानी अभी तक जेडीयू भी ये समझ रही है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। नहीं। ये एक बात स्पष्ट होगी निशांत कुमार की इस बाइट से। दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया कि साफ कह दिया गया बीजेपी से कि आपको एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार को ही घोषित करना पड़ेगा। ये निशांत कुमार की उससे जाहिर हो गया। फिर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई क्या वो तेज प्रताप कह रहे हैं कि आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उनका कौन क्या कह रहा है, छोड़िए, जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता जो चाहेगी। तो यानी ये साफ संकेत है कि जनता जो चाहेगी, तो जनता अगर चाहेगी कि आरजेडी के साथ जाइए तो आरजेडी के साथ जाएंगे, चूंकि आप कहेंगे जनता ने चाहा, हम तो जनता के चाहने पर चले गए। दूसरा, कल नीतीश कुमार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। जितना मैंने सुना, मैंने नहीं सुना कि नीतीश कुमार ने कहा हो कि भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जबकि 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार सफाई देते फिर रहे थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि कहीं जाएंगे। दूसरा ये समिता जी कि मोदी जी जिसको लाड़ला बोल दें, या ये वो कहावत है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके उसका मतलब उसको दुश्मन की ज़रूरत क्या है, तो मोदी जी जिसके दोस्त हैं उसको दुश्मनों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से लेके बेंजामिन नेतन्याहू तक, लाल कृष्ण आडवाणी तक, संजय जोशी तक, सब नाम लंबी एक फहरिस्त है। जिसके मोदी जी दोस्त हैं उसे किसी दूसरे दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी ने अगर लाड़ला कहा है तो इसका मतलब मोदी जी बहुत प्यार से, जो है ना उनकी शायद मेहंदी हसन की गज़ल है या किसकी है कि वो अमीर मीनाई की गज़ल है कि शायद वो चलाए हैं, वो जिवा करें, मतलब वो सर पे चलाते हैं छुरी और मैं कहूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो मोदी जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जिवह करते हैं, तो मोदी जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जिवह कर रहे हैं जनता दल यू को, ये समझा जा सकता है। मोदी जी जो कहते हैं उसके अर्थ सीधे बिल्कुल नहीं होते हैं समिता जी। मोदी जी जो कहते हैं उस कहने के पीछे कुछ ना कुछ संकेत और कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है। वो मोदी जी ने कई संदेश वहाँ से दे दिए हैं। लाड़ला मुख्यमंत्री तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये घोषणा मोदी जी ने नहीं की, जबकि ये मांग निशांत कुमार ने आज फिर कर दी। इससे पहले भी निशांत कुमार ने कर दी थी। बीजेपी लगातार हैशटैग चला रही है, 25 से 30 फिर से नीतीश, सब चला रही है। यानी ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि नहीं। दूसरा समिता जी, वो जो वीडियो लीक हुआ, उस वीडियो में आप देखिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना है। वो कहीं बीच में नीतीश कुमार की बात को लेकर आगे जाना है, ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कामों को लेकर आगे जाना है। अगर आपको जाना है, विकास पुरुष अगर नीतीश कुमार हैं, सुशासन बाबू अगर नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार के कामों को लेकर 19 साल से आप भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, तो आप नीतीश कुमार के कामों को लेकर चुनाव में क्यों नहीं जाएंगे? आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि आप 20 साल पहले के लालू प्रसाद यादव पर हमला करें और अभी के तेजस्वी यादव हैं उनको आप हमला करने से छोड़ दें? तो ये भी साफ संकेत है समित्रा जी कि इसका मतलब बीजेपी को भनक है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे और बचना चाहती है बीजेपी इस कन्फ्लिक्ट से कि लालू प्रसाद यादव पे हमला किया जाए कि तेजस्वी यादव पर हमला किया जाए। तो तेजस्वी पे कोई हमला नहीं किया जाए, ये तय करके चल रहे हैं। हो सकता है कि हमले नीतीश के ऊपर हों आने वाले समय में, ये भी हो सकता है। मैं क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन कल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बहुत हंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है समित्रा जी, लेकिन उस बातचीत का कोई वीडियो जो वो सामने नहीं आया कि आखिर बातचीत हो क्या रही है। अब ये कोई संदेश दिया है या कोई पर्ची पकड़ा दी गई है सुरक्षा कर्मियों के जरिए, या प्रधानमंत्री को ही खुली जीप में कोई पर्ची पकड़ा दी गई है कि भाई आप ठीक कीजिए, क्योंकि जेपी नड्डा भागे भागे पहुंचे पटना प्रधानमंत्री के दौरे के बाद और जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है। जबकि दिल्ली जब नीतीश कुमार आ रहे थे तो ना प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही थी, ना जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी, ना अमित शाह से मुलाकात हो रही थी। अब जाकर मुलाकात हो रही है और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं वो
वो भी मौजूद हैं जो नीतीश के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं। इसका मतलब समित्रा जी, नीतीश कुमार अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दबाव को कम करना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाडला मुख्यमंत्री कहा है उसके दो ही संकेत हैं, या तो नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, या फिर ये संकेत दे दिया गया नीतीश कुमार को कि जब आपको लाडला मुख्यमंत्री कह दिया गया तो भावी मुख्यमंत्री आपको हम नहीं कहेंगे। दोनों ही चीज़ें नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं समझी जा सकती हैं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। नीतीश कुमार का वक्तव्य जो है वो साफ तौर पे इस तरफ इशारा करता है समिता जी। जी बिल्कुल, निशांत कुमार ने खुलकर कह दिया, और जो बार बार वो अगर ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब जेडीयू की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। और निशांत कुमार के जरिए ये बयान शायद इसलिए दिलवाए जा रहे हैं क्योंकि इस समय उनको एक न्यूट्रल पर्सन की तरह दिखाया जा रहा है कि वो राजनीति में तो नहीं है, लेकिन वो अपने पिता के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हीं को सीएम का चेहरा बनाया जाए। और अभी हम वीडियो देख रहे थे कि जेपी नड्डा के ठीक बगल में, मतलब एक ही सोफे पर बैठे नीतीश और नड्डा, और जो बिहार की चुनावी राजनीति पर शायद यही चर्चा कर रहे होंगे। अब इसका तो कोई वीडियो लीक हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह बीजेपी के लोग बैठे हैं और नीतीश कुमार के साथ अब मंच ही नहीं साझा हो रहा, सोफा भी साझा हो रहा है। और अभी तक ये चीजें बिल्कुल नई नजर नहीं आ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार 3 बार दिल्ली आ गए और वो अमित शाह की बुलाई बैठकों में भी नहीं पहुंचे, तो ये सब दिख रहा था। और एक और मजे की बात यह है कि अमित शाह नहीं दिख रहे हैं इस पूरे, हालांकि वो गृह मंत्री हैं, सीधे सीधे उनका कोई काम नहीं है, लेकिन चुनावी राज्यों में वो जिस तरह से सक्रिय रहते हैं पर्दे के पीछे से भी, तो अभी तक, क्योंकि अमित शाह एक बार बोल के चले गए कि भाई वो देखेंगे बाद में हम कि कौन होगा सीएम चेहरा, फिर उन्होंने संजय सिंह, मेरा ख्याल है शायद उन्हीं के घर पर ये बात कही थी, लिट्टी चोखा, ये जो चूड़ा दही चूड़ा था जी, संजय झा, उनके घर पे भी ये कहा था। तो अमित शाह जो है, या तो नीतीश कुमार की नाराजगी अमित शाह से है और वो अभी इसलिए उनको नहीं लाया जा रहा सामने। अब नड्डा जी पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते भी, हालांकि उनका अध्यक्ष पद भी अब संघ जो है जल्दी बीजेपी का कोई नए अध्यक्ष के लिए वो नाम सुझाएगा, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का नड्डा जी के साथ एक ही सोफे पर बैठना और उधर निशांत कुमार का ये बयान देना, ये बता रहा है कि बीजेपी इस समय पूरी तरह से जेडीयू के दबाव में है और दूसरी तरफ आरजेडी के डर में है। तो दबाव और डर में इस समय बीजेपी जो है बिहार में चुनावी रणनीति बना रही है, और ऐसे में कांग्रेस ने भी एक हमला किया है। अब सुप्रिया श्रीनेश जो है उन्होंने ये कहा है कि अब आपको राम याद आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद वो मोदी जो है जय जगन्नाथ बोलने लगे थे, जय श्री राम का नारा उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था। अब एक बार सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेश को कि वो किस तरह से घेर रही हैं मोदी को। मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा का जो सीट थी अयोध्या जी की, वो 8 महीने हारने के बाद मोदी जी को श्री राम, प्रभु राम याद आए। नहीं तो मोदी जी तो वो लोग हैं जो भगवान राम को प्रभु जगन्नाथ से भिड़ा देते हैं। 8 महीने तक उनके मुंह से भगवान राम का नाम नहीं निकला क्योंकि वहां पर वो चुनाव हार गए थे। ये लोग कफन खसोट लोग हैं, और इसलिए मैं ये कहती हूं क्योंकि ये लोग जो हैं, जब इनके मंत्री, इनके सांसद उन पाकिस्तानियों के साथ बैठकर मैच का जायजा लेते हैं, मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जो कश्मीर पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और कोई और चला जाए तो अभी देखिए क्या हाहाकार मच जाएगा। कुंभ में अव्यवस्था हुई है, कुंभ में एक वीआईपी कल्चर था, कुंभ में आम लोगों के लिए रास्ते रोके गए, वीआईपीओ के लिए खोले गए। ये सब एक बहुत, ये लोगों ने देखा है, लोगों ने दिक्कतों को सहा है। 20-20 घंटे, 20-20 किलोमीटर चल के वृद्ध लोग जो नहीं चल सकते थे वो भी आए, तो उनकी बात करिए आप। अमरेंद्र जी यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि जो आरजेडी ने भी कल जो अपना ट्वीट किया था, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र भी किया था कि अब मोदी को गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता सब याद आएंगे, कर्पूरी ठाकुर, हालांकि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले ही दे दिया भारत रत्न, ताकि बिहार में थोड़ा अभी से उनकी जो शुरुआत है वो हो सके, और लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, लीची सब कुछ याद आएगा, ये बोला। और अभी यहाँ पर इन्होंने ये जो बात कही कि अब आपको राम भी याद आ रहे हैं। मिल्कीपुर सीट तो जीत गई बीजेपी उपचुनाव में, तो शायद अब राम को इसीलिए फिर से याद करने की जरूरत है क्योंकि ओडिशा जीत ली है, जय जगन्नाथ वहां पर हो गया, अभी उत्तराखंड में भी कोई चुनाव नहीं है, तो फिलहाल यहीं पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि बिहार में भी यूपी की तरह राम और सीता, हालांकि सीता मैया को लेकर ज्यादा वहां पर लोगों का भावनात्मक वो है। तो ये जो मोदी की रणनीति है, इस पर जिस तरीके से अभी वार किया है सुप्रिया श्रीनेश ने, क्या कहेंगे, क्योंकि आरजेडी भी मोदी की ऐसी कमजोरियों को बार बार खोलकर सामने ला रही है।
देखिए सर मित्रा जी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में जो बातें कही जाती हैं वो असल में काफ़ी कुछ जो व्यंग होते हैं और वो अक्सर जो सटीक भी बैठते हैं। अब ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर मित्रा जी एक तो जब 2019 का चुनाव जीते थे तब भी जय श्री राम नहीं कहा था। तब भी जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गए थे तब भी जय श्री राम नहीं कहा था। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने मतलब जीते क्या वो तो 240 पे जो रह गए, उसके बाद उन्होंने नहीं कहा जय श्री राम और मुंह से उनके राम का नाम भी नहीं निकला। लेकिन अब राम राम करते नज़र आ रहे हैं, तो राम नाम करते नज़र आ रहे हैं कि राम नाम करते नज़र आ रहे हैं, ये भी अब सवाल है सर मित्रा जी कि वो मतलब कहना क्या चाहते हैं। मोदी जी को खुलकर कहना चाहिए राम नाम कहना चाहते हैं कि राम राम कहना चाहते हैं कि जय श्री राम कहना, जो भी कहना उनको खुलकर कहें। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अब चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जो सीता मैया की जो जन्मस्थली समझी जाती है, मिथिला का जो पूरा क्षेत्र है उसमें, तो वहाँ प्रधानमंत्री जो राम के जरिए साधना चाहते हैं। तो अब फिर से राम याद आ गए हैं। और वरना तो जो थे अयोध्या के हिंदुओं को लानतें भेजी जा रही थी सोशल मीडिया पर सर मित्रा जी, और विश्वासघाती बताया जा रहा था अयोध्या के हिंदुओं को। तो क्या बिहार के हिंदुओं को भी विश्वासघाती बनाने की तैयारी कर ली गई है, ये देखना होगा सर मित्रा जी। तो प्रधानमंत्री के वो लेकर जो सुप्रिया श्रीनाथ ने बातें कही, वो एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं इसलिए कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन जो आम जनता है वो भी इस बात को देखती है कि आप 2019 में जब चुनाव जीते तब भी आपने राम का नाम नहीं लिया और 2024 में तो आप चुनाव हारे हैं, 240 पे आप सिमट गए हैं, तो आप तो वैसे ही भूल गए और आपको जय जगन्नाथ याद आ गए चूँकि उड़ीसा का चुनाव था उस समय आपको। अब बिहार का चुनाव आ गया तो फिर से आपको राम याद आ गए हैं। तो अब देखना यही है कि आपकी राम के साथ जो लगाव बताया जाता है वो कितना है और वो कितना धार्मिक है और कितना वो चुनावी है। तो अभी तो समझ में यही आ रहा है कि ये चुनावी है, और लेकिन राम भी समझ रहे हैं कि ये हमारा भक्त जो है ये चुनावी भक्त है, ये हमारा असली भक्त नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब राम क्या दंड देते हैं सर मित्रा जी, ये तो वक्त बताएगा कि क्या दंड देते हैं कि नहीं देते हैं, और राजनीति में कितना जो है ऐसे महापुरुषों का और भगवानों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो एक अलग बहस का मसला हो सकता है। लेकिन जो सुप्रिया श्रीनाथ कह रही हैं वो निश्चित तौर पर आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 महीनों में भगवान श्री राम का नाम अपने मुख से लिया नहीं है, और सीता मैया का तो नाम लेते ही नहीं है। खैर, लेकिन अब वहाँ जाके सीता मैया भी याद आएंगी, तो जो तेजस्वी कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं कि अब यहाँ आके आए हैं तो सीता मैया भी याद आएंगी। वहाँ अब जय श्री राम का नारा लगता है कि जय सिया राम लगता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा सर मित्रा जी। समय आने दीजिए, अब ये इस पर भी नज़र रखनी है कि वहाँ जय श्री राम होता है कि जय सिया राम होता है। जी बिल्कुल, और नारों के बीच बीजेपी को अब उसको भी चयन करना होगा कि वो कौन सा नारा ऐसा इस बार चुने जिससे बिहार में उसको थोड़ी बहुत जमीन मिल सके। हालांकि नीतीश कुमार को अपने पाले में करके उसने सत्ता तो ले ली है, लेकिन अभी भी उसका डर तरह तरह से जाहिर हो ही रहा है। और इधर कोर्ट का एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आरजेडी को फिर एक बड़ी राहत मिली है। उसके एमएलसी थे सुनील सिंह, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी विधान परिषद की आचार समिति की सिफारिश पर, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की कुछ नकल उतारी थी, तो यह अशोभनीय व्यवहार है ऐसा बोलकर उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तो वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में अब उन्होंने ये कहा कि वो 7 महीने से सदन से बाहर है तो इसे ही सजा मान लेना चाहिए। मतलब जितना जो कुछ उन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन जो सजा उनको मिली वो इस करने से कहीं ज्यादा की सजा है। और वैसे भी 2026 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इस तरह जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये कहा है कि सुनील सिंह की सदस्यता वापस बहाल की जाए, और अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर एथिक्स कमेटी और चेयरमैन फैसला ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला आरजेडी के पक्ष में माना जाना चाहिए। अब ये जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये जो डर दिखाई दे रहा है, जो दबाव की बात मैं कर रही हूँ कि जेडीयू जो है वो लगातार उसकी जो मांग है कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश की ही बात जेडीयू कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी किस तरह डर और दबाव के बीच अपनी मजबूती दिखा पाएगी। क्योंकि मोदी का तो एक यूएसपी ये रहा है कि वो हर जगह जाके कि मैं कितना मजबूत हूँ, मेरे पास लाल आंखें हैं और 56 इंच का सीना है, ये बताते रहते हैं। यहाँ उनके मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब मैं नहीं बोलूंगा। यानी दिखावे के ये सब जो शेर बन रहे हैं और अंदर भीगी बिल्ली जैसा उनका जो आचरण हो रहा है। क्या इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि बात हमने वहीं से शुरू की थी कि वीडियो लीक में बीजेपी फंसी है, पर अब वो क्या चुनाव भी उसके लिए फंस गया है यहाँ पर?
देखिए समिता जी, आज की तारीख में तो चुनाव फंसा हुआ है, बाकी कल क्या हो हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी बातें कहते होती रहती हैं। हमारे तमाम दर्शक भी कहते रहते हैं कि भाई चुनाव तो बीजेपी जीतेगी, और कैसे जीतेगी, वो चुनाव आयोग के जरिए जीतेगी, ये तमाम लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो वस्तु स्थिति है, हम तो उसकी बात करते हैं, तो वो तो हम यही देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर नज़र आ रही है, और नीतीश कुमार के साथ वो हेट और लव दोनों का रिश्ता जो वो रखना चाहती है। यानी नीतीश कुमार से नफरत भी है, लेकिन नीतीश कुमार से प्रेम भी है। यानी नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचाना है, लेकिन बिना नीतीश कुमार के बीजेपी की नैया भी पार नहीं होनी है। ये भी बीजेपी को समझ में आ रहा है। और समिता जी, सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी को नीतीश कुमार को साथ रखना इसलिए ज़रूरी है, और जो कि बीजेपी समझ रही है कि अगर उसने नीतीश कुमार के साथ कोई खेल करने की कोशिश की तो उसका नुकसान बिहार में तो होगा ही होगा, उसका नुकसान दिल्ली में होगा। और दिल्ली में नुकसान ये होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू भी जो है नाराज़ नज़र आते हैं, बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ जाकर काम करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर नायडू, नीतीश और शिंदे अगर मिल गए तो तांगा पलटी हो जाएगी दिल्ली की सरकार की। जो एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि तांगा पलटी कर देंगे सरकार की, तो वो किस सरकार की कह रहे थे ये तो पता नहीं, वो तो शिंदे जाने। चूँकि अजीत पवार ने भी पूछा कि आप किसके लिए कह रहे थे, समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि तांगा पलटी कर देंगे। तो यानी तांगा पलटी का खतरा जो है वो मोदी जी की सरकार को है। तो इसलिए नीतीश कुमार को छूना भी चाहते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये भी आकलन कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को हमने कोई नुकसान पहुंचाया तो उसका नुकसान दिल्ली में क्या होगा। तो यानी भारतीय जनता पार्टी अभी ये असेसमेंट ठीक से कर नहीं पाई है कि नीतीश को नुकसान पहुंचाने के भाजपा को क्या नुकसान हो सकते हैं, और ख़ासतौर से केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। इसका जिस दिन ठीक ठीक आकलन बीजेपी कर लेगी, उस दिन बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर सकती है। फिलहाल दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर शह-ओ-मात का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने का खेल खेल रहे हैं कि दोनों जो है वो ये चाहते हैं कि दोनों मतलब दूसरा पक्ष जो है वो दबाव में आ जाए। फिलहाल जो है वो नीतीश कुमार का पल्ला भारी दिखाई पड़ता है, और नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने में अभी तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं। बाकी कल बीजेपी उनका दबाव मानती है नहीं मानती है, ये आने वाला समय तय करेगा। समिता जी, बीजेपी के लिए इस समय नीतीश कुमार कमजोरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर उनको साथ न रखे तो बिहार में हारेगी, और साथ रखती है तो भी सत्ता में या लौटेगी नहीं लौटेगी, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि तेजस्वी यादव से जिस तरह से उसको डर लग रहा है, तो यहाँ पर जाहिर है कि आरजेडी इस समय बीजेपी उसको सबसे ज्यादा मजबूत अपना अभी प्रतिद्वंदी मान रही है। और चाहे जितना वो कोस लें लालू प्रसाद को, या उनको मुकदमों में फंसाने की कोशिश करें, या तेजस्वी यादव पर कभी वो पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं कुछ और, कितनी बातों को लेकर उन पर तंज कसे जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से इस समय अपना राजनीतिक कद बढ़ा चुके हैं, मतलब उधर राहुल गांधी, इधर अखिलेश यादव, इधर तेजस्वी यादव, ये सब एकदम इस तरीके से, जो राहुल गांधी ने अभी अपने कार्यकर्ता को एक कहा था कि राजनीति में रहना है तो डरना नहीं है, वो जो एक संदेश था, वो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी बिल्कुल उसी तरह से बिना डरे काम कर रहे हैं और खुलकर मोदी पर हमले बोल रहे हैं और तर्कों के साथ बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास तर्कों के जवाब नहीं है, तो वो जो बेतुकी बातें करके उनको किसी तरह नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन अब उसमें भी वो तौबा कर रही है, कान पकड़ रही है कि अब हम तेजस्वी को नहीं छुएंगे, लालू जी को छुएंगे। लेकिन यहाँ पर नीतीश के जरिए जो कुछ खेल अभी जेडीयू कर रही है उसमें भी बीजेपी फंसी है। तो वीडियो लीक में बीजेपी फंस रही है, निशांत कुमार के आगे बीजेपी की सारी चालें हैं वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मोदी चाहे लाडला बोले, चाहे सगा बोले, चाहे छोटे भाई बड़े भाई कुछ भी बोले, इस समय बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।